नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा के श्रम कानूनों में बदलाव हो चुका है। इन राज्यों के श्रम कानून अब मजदूरों के खिलाफ और उद्योगपतियों के पक्ष में चले गए हैं। इसके बाद श्रमिक संगठन गुस्से में हैं। यही कारण है कि श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव को लेकर मजदूर संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। मोर्चे ने राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव का विरोध कर उन्हें वापस लेने की मांग की है। आखिर इस विरोध की वजह क्या है और सरकार ये बदलाव क्यों कर रही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर देश की बड़ी खबरों पर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं ओकाया एडवांस ट्यूबलर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर बैटरी। ओकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा। कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में गिरा विमान। 99 यात्री, 8 क्रू मेंबर थे सवार। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद भड़की ममता बनर्जी। कहा, नुकसान 1 लाख करोड़ का, पर मिले 1000 करोड़। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर राजनीति गर्म। बीजेपी ने शुरू किया महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन। फडणवीस समेत कई नेताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में चौथे दिन टूटा कोरोना मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 660 नए केस आए सामने। 14 लोगों की हुई मौत। ईएमआई को लेकर आरबीआई गवर्नर का बयान। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती। 2020-21 में नेगेटिव रह सकती है देश की जीडीपी। और राज्यों के श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर मजदूर संगठनों ने देश भर में किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। केंद्रीय श्रम मंत्रालय भी गंभीर। एडिटर चॉइस में देखिए मेरे साथ श्रमिक, शोषण और सरकार। राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में बदलाव किए तो मजदूर संगठनों ने पूरे देश में मौन व्रत और अनशन कर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर संगठनों के संयुक्त मोर्चे में इंटक, सीटू, एटक, बैंक, बीमा सहित विभिन्न सेक्टर के फेडरेशन और एसोसिएशन शामिल हैं। आपको बता दें कि देश की कुल वर्कफोर्स का 93% हिस्सा, जी हां, 93% हिस्सा असंगठित क्षेत्र से है। पिछले साल जारी इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 41.85 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसमें से ज्यादातर लोग राज्यों के श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। खबर यह है कि इस प्रदर्शन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्रालय पर दबाव बना है और वो भी बदलाव के विरोध में है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सरकारों की इस योजना के पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि राज्य में एक अध्यादेश लाकर ज्यादातर श्रम कानूनों को अस्थायी रूप से हटा। उसका तर्क है कि कैसे अध्यादेश लाकर किसी राज्य के श्रम कानूनों को आप खत्म कर सकते हैं। यह केवल श्रम कानूनों का ही नहीं बल्कि श्रम अधिकारों का भी मुद्दा है। अगर औद्योगिक विवाद कानून खत्म कर दिया जाए तो किसे फायदा होगा। यूपी और गुजरात राज्यों के अध्यादेश राज्यपाल के पास हो चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास वो अब तक लंबित है और प्रक्रिया यह है कि जब तक राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक ये लागू नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। देश भर में लॉकडाउन के बीच 6 राज्यों ने श्रम कानून बदल दिए हैं। इसकी शुरुआत 5 मई को बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश से हुई। इसके बाद 7 मई को यूपी की योगी सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किया। मध्य प्रदेश में काम करने की पहले अवधि 8 घंटे थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 घंटे कर दिया गया। सप्ताह में 72 घंटे कार्य कराए जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए श्रमिकों को ओवरटाइम देना होगा। दुकानों को अब सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक आप खुली रख सकते हैं। 50 से
कम मजदूर वाली फैक्ट्री में अब कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। इसी तरह योगी यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने राज्य की सभी इंडस्ट्रीज को लेबर कानून से अगले 3 साल तक की छूट दे दी है। नए श्रमिक भर्ती कर रही हैं मौजूदा कंपनियों को, और सभी नई कंपनियों पर भी सभी प्रमुख श्रम कानून 3 साल तक लागू नहीं होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए जारी लॉकडाउन कंपनियों को राहत देने के लिए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। गुजरात, जी हां, गुजरात एक ऐसा राज्य कि पूरा देश इसका मॉडल देखता है। तो गुजरात की बात हम करते हैं, और जब गुजरात की बात करते हैं तो पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर होती है। गुजरात ने अगले 1 साल में स्थापित होने वाली कंपनियों के लिए सभी प्रमुख श्रम कानून स्थगित रहेंगे। फैक्ट्रियों में काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा में भी अपने राज्यों के कानून में बदलाव किया है, और इसी बात का विरोध अब श्रमिक संगठन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जब इस तरह की बात करते हैं, इस तरह के कानून लाते हैं, तो श्रमिकों का जो हक है, एक लंबी प्रक्रिया है, सालों की प्रक्रिया है कि बड़ी मुश्किल से श्रम कानून इस देश में लागू हो पाया है। जद्दोजहद के बाद, मशक्कत के बाद अब सरकारें उसे खत्म कर रही हैं। उनके खत्म करने के पीछे भी एक कहानी ये है क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि आने वाला समय रोज़गार का है और रोज़गार संकट देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक समस्या बनकर उभर कर आएगा। इस पर विस्तार करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर सरकार क्या कहती है राज्यों की, इसके साथ साथ देश क्या चाहता है। अमरजीत कौर जो कि महासचिव हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हम चलेंगे सुनील भराला जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के, राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें प्राप्त है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुनील भराला साहब से। सुनील साहब, एक बात मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी तो श्रमिकों के कल्याण की बात करती है, और अगर पंडित दीनदयाल की उन पंक्तियों को हम देखें, उनके विचारों को देखें, तो वो हमेशा अंत्योदय की बात करते हैं, और अंत्योदय का सीधा संबंध श्रमिकों से होता है, एकात्मवाद की बात होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कई ऐसी सरकारें हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्यों की, उन्होंने अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। क्या आप मानते हैं कि इससे श्रमिकों का भला होगा, या आप मानते हैं कि इससे नुकसान होगा और इस पर विचार करना चाहिए? मनोज जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और बड़ी बधाई की पात्र हैं आपने इस सवाल को आगे बढ़ाया है। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये फैसला किया अध्यादेश ला करके, तो उस पर बहुत सारी चर्चा हुई थी, और होने के बाद में मैं ये बताता चलता हूँ आपको कि अभी तक जो फैक्ट्रियां हैं ये चल रही है, उन पर पहली बात तो ये लागू नहीं है। जो नए उद्योग आएंगे अगले 3 वर्ष के लिए हम स्थापित करने के लिए उनके लिए हमने ये तय किया था। दूसरी बात, हमने फिर उसमें संशोधन भी साथ साथ कुछ किया था कि जहां 12 घंटे की बात थी और 72 घंटे का काम था अब सप्ताह के अंदर, उसमें हमने परिवर्तन किया, और फिर हमने वही अपने यानी कि 8 घंटे और 48 घंटे हमने उसको निश्चित किया। तो ये हमारा जो हुआ था 12 घंटे वाला, वो निर्णय हमने अपना बदल दिया था जी। उसके साथ में दूसरी बात यह है कि कोई भी कानून जो है श्रमिकों को लेकर के, किसी कानून में हमने संशोधन नहीं किया है, किसी भी कानून में हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। हमने श्रमिकों को लेकर के, क्योंकि श्रमिकों के बीच में मुझे बहुत लंबे समय राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर सुनील जी, अपना टीवी स्क्रीन भी देखते रहिए, उसमें बहुत सारी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें आपको बोल्ड अक्षरों में दिखाई देंगी। जी, मैं देख रहा हूँ जी, मैं मनु जी उसको देख रहा हूँ और वो दिखाई दे रही हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि फिर वो 3 वर्ष के लिए यानी 1000 दिनों के लिए उन कानूनों को सस्पेंड किया गया, और जो बाहर से हम उद्योग लगाने के लिए हमने दरवाजे खोले हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए हमने जो चिंता व्यक्त की है, क्योंकि अन्य राज्यों के जो काम करने वाले, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ उद्योग कम है और श्रमिक यहाँ पर जाते हैं, उसको लेकर के हम जो है उसको हमने ये सब एक रास्ते खोलने का काम किया है। और
जहां अभी विरोधी दलों ने ये बात काफी मजबूताई से चलाई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहला फैसला किया और उसके साथ में इसको निर्णय करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। हम सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसी भी श्रमिक का कहीं भी किसी प्रकार का उत्पीड़न कहीं होने नहीं दिया जाएगा। और जहां तक सवाल इसका है, जो नई फैक्ट्री हमारे यहाँ आएंगी, जैसे हमें एक आशा है बहुत बड़ी, और जैसे कि चाइना से उद्योग हटेंगे तो हम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमने जमीन भी तलाश कर रहे हैं हम लोग कि कहाँ उनको लगवाएंगे। हमने एक कमेटी भी बनाई है उत्तर प्रदेश की, जिसमें हमने सतीश महाना जी, सिद्धार्थ नाथ नहीं, सिंह वो जी, ठीक कर रहे हैं आप, ये वो कमेटी आप ठीक बनाई कर है। रहे हैं कि आप अपने राज्य में तमाम उद्योगों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा भी उद्योग लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की। अमरजीत कौर मेरे साथ मौजूद हैं, महासचिव ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। उनसे एक बार हम समझ लेते हैं कि आखिर श्रमिकों की परेशानी क्या है। और तमाम ऐसे राज्य, करीब 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस तरह का कानून पास किया है। तकलीफ क्या है, क्योंकि आज देश भर में प्रदर्शन इस बात को लेकर तमाम ट्रेड यूनियन ने किया है। जी, 6 राज्यों में तो इस किस्म का है जो आपने जिक्र किया जी। और आपने जो कमेंट्री दी उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं, मैं इसलिए दोहराती नहीं उसको। जी। उसके हिसाब से जितने हमारे श्रम कानून हैं वो निरस्त होंगे और जो श्रमिकों का हक है यूनियन बनाने का वो निरस्त होगा। अगर कोई विवाद खड़ा होता है उस विवाद को आईडी एक्ट के तहत ले जाते हैं, वो निरस्त होगा। काम की जगह पे स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ध्वस्त होगा। काम के पूरा वेतन मिलना चाहिए और ओवर टाइम मिलना चाहिए, वो ध्वस्त हो जाएगा। तो ले दे के जो श्रम कानून अंग्रेजों से हमने छीन के लिए थे वो भी ध्वस्त होंगे। और जो आजाद भारत में हमने पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के जरिए से लिए थे वो भी ध्वस्त होंगे। तो आपकी टिप्पणी में ये चीजें तो आ गई, लेकिन मैं इसमें 3 चीज कहना चाह रही हूँ सीधे। पहली बात तो ये है कि इन 6 राज्यों में तो इस तरीके की सख्ती है और गुजरात ने तो 1200 दिन बोला है, मध्य प्रदेश और यूपी ने तो 1000 दिन बोला था। गुजरात और 2 कदम आगे बढ़ गया है क्योंकि गुजरात अपने आप को मॉडल के रूप में पेश करने का बहुत सालों से उसकी रवायत चल रही है। तो डेमोक्रेसी को भी कुचलने के कानून को भी वो देना चाहते हैं पूरे देश के अंदर, संज्ञान की हम लीड कर रहे हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, दुनिया का कोई भी देश, कोई भी स्टडी, कोई भी रिसर्च अभी तक ये नहीं बता पाई है कि श्रम कानूनों को पीठ देने से, मजदूरों के जन्मवादी अधिकारों को खत्म करने से और उद्योग के अंदर उनकी कोई वॉइस नहीं रह जाए और कोई उनकी वॉइस उठाने वाली ट्रेड यूनियन नहीं रह जाए, ये कर देने से विकास हो जाता है, उद्योग पनप जाता है, जीडीपी ग्रोथ हो जाती है। ऐसा कहीं दुनिया के किसी भी देश का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सुनील जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके पास आता हूं कौर जी। सुनील जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बस अब से कुछ मिनट पहले यह फैसला ले लिया है कि 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, सरकार को यह पता है कि अब जिस तरीके से श्रमिकों के कानून को खत्म कर रहे हैं, श्रम संगठन उसका विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हड़ताल भी होगी और हड़ताल राज्य के लिए नहीं है। इसलिए सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि कोई भी उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकता। कितना उचित? नहीं, देखिए अभी ऐसा कोई फैसला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। और मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा, तत्काल लिया गया है। हमारी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत विश्वास रखती है। ऐसा नहीं कि हम किसी के लोकतांत्रिक अधिकार पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, ये बिल्कुल भाव नहीं होगा। अगर ये नहीं तो अगर सरकार ने यह फैसला ले लिया है तो आप इसका विरोध करेंगे? मैं इसके पक्ष में भी बात करूंगा मुख्यमंत्री से कि हड़ताल करने का अधिकार और धरना प्रदर्शन का ये लोकतांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार पर मैं निश्चित रूप से बात करूंगा कि किसी को ये रोकने का अधिकार नहीं है। ये तानाशाही नहीं है किसी प्रकार की भी। आप इसे तानाशाही मानते हैं? आप इसे सुनील जी तानाशाही मानते हैं? मैं बिल्कुल इस बात को तानाशाही मानूंगा कि आप किसी भी श्रमिक को अपनी बात कहने से कैसे रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता इस बात को जी। तो मैं अभी ये संज्ञान में मेरे विषय है नहीं। अगर ये विषय ऐसा आया तो मैं निश्चित रूप से बात करूंगा इस पर, क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, वो श्रमिकों की चिंता करते हुए और चाइना से, विदेशों से उद्योग या अन्य राज्यों से उद्योग
हमारे यहाँ उद्योग कैसे स्थापित हो, जी। ये हमारी चिंता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक देश का बड़ा राज्य है और उसमें अधिक मात्रा में श्रमिक हैं। उन श्रमिकों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, ये हमारी चिंता है। इस चिंता को हम निश्चित रूप से उन श्रमिकों को लाभ देने का काम करेंगे जिनको रोजी रोटी की समस्या आएगी। मैं आपकी बात मानता हूं, ऐसा नहीं है कि सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो श्रमिक विरोधी हो, लेकिन वर्तमान में जो कोरोना संकट दिखाई दे रहा है, राज्य सरकारों की चिंता इस बात को लेकर है कि अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, चाहे वो लघु हो, कुटीर हो या बड़े उद्योग हो, वो बंद होने के कगार पर आ गए हैं, उत्पादन है नहीं, तो क्या करें। और सबसे बड़ा संकट है कि इससे बेरोजगारी फैलेगी। तो ज्यादातर उद्योगपतियों को, चाहे वो छोटे उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, उनको इतना रिलैक्सेशन दिया जाए, इतनी छूट दी जाए, इतनी रियायत दी जाए कि उन्हें ऐसा लगे कि चलिए अब अगर हम उद्योग स्थापित करते हैं तो हमें वो तमाम सारी परेशानियां जो पहले आती थी अब नहीं होंगी। शायद इसलिए सरकारों ने यह फैसला लिया हो। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल क्या है कि श्रमिक ऐसा मानते हैं, श्रमिक संगठन ऐसा मानते हैं कि इससे उनका गला घोंटा जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अमरजीत जी, आप क्या मानती हैं इस बात को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा, अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि कानूनों को बिल्कुल कुचल करके, मजदूरों की आवाज बंद करके उद्योग आगे नहीं पनपता। दुनिया की कोई स्टडी नहीं बता रही। पर मैं ये साथ साथ ये बोलना चाह रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे जो मैं देख रही हूँ, समय की कमी की वजह से मैंने नहीं बोला था, लेकिन आपने लिखा है सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक अगर शॉप्स में काम करेगा मध्य प्रदेश में मजदूर, तो ये 18 घंटे है। तो ये 2 शिफ्टें नहीं करने वाले। तो शौच जाने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए केवल 6 घंटे बचेंगे। तो ये अमानवीय भी है। मजदूर अधिकारों को मानवीय अधिकारों का दर्जा मिला है दुनिया के पैमाने पे, और इसीलिए हिंदुस्तान ILO की जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई भी किया है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को भी रेटिफाई किया है, इंटरनेशनल कोविनेंट्स में हम सिग्नेटरी हैं। ये ह्यूमन राइट्स का मामला भी है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने पिछली टर्म में वसुंधरा राजे की सरकार को टेस्ट केस बनाया था राजस्थान को, और पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर 4 कानूनों को बदलने के बाद सारे प्रदेशों के अंदर PM ऑफिस से एडवाइजरी गई थी कि आप लोग बदल दीजिए, और 10 राज्यों ने बदले थे। आप इन्होंने यूपी को टेस्ट केस बनाया है, और यूपी के जरिए से ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त कोविड-19 की महामारी का बहाना बना करके कि लोग बोल ना सके। मुझे ये बताइए, 3 साल के लिए निरस्त होने का क्या अर्थ है? अमरजीत जी, यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों ने श्रमिक कानूनों में, अमरजीत जी, इन राज्यों ने श्रमिक कानूनों में जो बदलाव किया है, बदलाव का जो प्रस्ताव भेजा है राष्ट्रपति महोदय के पास, राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए हैं। आपको मैं एक बात कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इन बातों से सहमत नहीं हैं। वो चाहते हैं कि श्रमिकों के जो अधिकार हैं वो बने रहें, और इसको लेकर केंद्र का श्रम मंत्रालय जल्द ही कोई निर्णय करने वाला है। और मेरे पास जो जानकारी है उस विभाग से संबंधित, क्योंकि तमाम अधिकारियों से मैंने बातचीत की है, वो जानकारी ये आ रही है कि शायद इन राज्यों के प्रस्ताव को ना माना जाए। आप बताइए। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, श्रम मंत्रालय से चिट्ठी गई है राज्यों को जी, श्रम मंत्रालय से चिट्ठी गई है। राज्य इनोसेंटली नहीं कर रहे हैं, ये श्रम मंत्रालय से मूव हुआ है। तो PM के अंडर श्रम मंत्रालय है कि उसके बाहर है, वो बता दें जी। और पिछली बार भी जब हमने कहा था कि श्रम मंत्रालय को कि आप PM से कहिए कि राजस्थान गवर्नमेंट के वसुंधरा राजे के इस फैसले को लागू ना करवाएं, तो जब तो भी करवा दिया गया साइन, तो तब हमने श्रम मंत्री से पूछा तो उसने कहा कि ये तो PM ऑफिस का फैसला है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। अभी जो श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं, मेरे पास कॉपी होती तो मैं अभी आपको खोल के दिखाती, उसमें कहा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे जल्दी लागू करो। उसमें कहा है जल्दी से 8 से 12 घंटे करो, इसकी हमें जवाब दो। ये लेबर सेक्रेटरी की चिट्ठी है, और उसमें ये कहा है कि आपके यहाँ थ्रेशोल्ड बनाना, फैक्ट्री एक्ट, ये जो आपने स्क्रीन पे दिखाया ना कि 50 तक कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, और फैक्ट्री एक्ट पे लेबर लॉज नहीं लागू होंगे, ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। तो ये इनोसेंटली नहीं हो रहा है, सरकार
बोलती कुछ है, करती कुछ है, और इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि ये कोविड-19 की एक्सक्यूज ली जा रही है। आपने कहा कि यूपी की सरकार ने कहा कि 6 महीने हड़ताल नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रही हूँ फैक्ट्री एक्ट अगर निरस्त हो जाता है तो वो 3 साल तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे। योगी जी 6 महीने क्या गिना रहे हैं, वो तो 3 साल अलाउ नहीं करेंगे। गुजरात नहीं अलाउ करेगा, मध्य प्रदेश नहीं अलाउ करेगा। तो ये तो हमारा महाराष्ट्र नहीं करेगा, यूपी नहीं करेगा, तमाम राज्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्रम मंत्रालय समझ रहा है कि देश में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, श्रमिकों की ऐसी स्थिति है क्योंकि कोविड-19 के कारण जो सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग है वो मजदूर है। पलायन आप देख रहे हैं, अब तक केवल 30 लाख ऐसे मजदूर हैं जो अपने घर पहुंच पाए। एक बड़ी संख्या है, करीब 5 से 6 करोड़ मजदूरों की संख्या है जो अब भी कतार में खड़ी हुई है। प्रयास किया जा रहा है, सकुशल उम्मीद करते हैं हम सब कि वो अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन अब जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से उपवास रखा गया, ये जो तस्वीरें देख सकते हैं ये आज की तस्वीरें हैं। शायद उसके बाद अब केंद्र सरकार इस पर अपना फैसला ले बदल सकते हैं। सुनील जी, आपने देखा कि जो कानून में बदलाव किया गया है, कौर जी कह रही है कि 6 महीने छोड़िए, वो तो 3 साल नहीं कर सकते हड़ताल। देखिए, मैं फिर उस बात को एक बार बताना चाहूंगा मनोज जी कि हमारी सरकार ने बहुत स्पष्ट अध्यादेश आया है और गवर्नर साहब के दस्तखत जिस पर बात आप कर रहे हैं उसको भेजा है। उसको बिल्कुल जो अग्रिम उद्योग यानी कि कोविड-19 के बाद जो उद्योग आएंगे उन उद्योग के लिए भी उद्योगों को जो लगने के बाद जिसमें ये 1000 दिन तक उन कानूनों को शिथिल किया गया है। कोई कानून हटाया नहीं गया, कोई कानून संशोधन की बात नहीं की गई है। और जहां तक बात यह है कि श्रमिकों के हित में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो एक निर्णय हो गया था 8 घंटे वाला, उस 12 घंटे वाला, उसको 2-3 दिन बाद ही उसको चेंज कर दिया था। जहां तीसरी बात यह है कि भारत सरकार की बात करते हैं, अभी मैं 3 दिन पहले अपने श्रम मंत्री भारत सरकार के श्री संतोष गंगवार जी से मेरी वार्ता हुई, काफी देर वार्ता उनसे हुई और उनसे हमने चर्चा की कि मैंने कहा कहीं आप श्रमिकों के कानून को लेकर के कोई संशोधन या इस प्रकार की कोई बात उठी है। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं है, कोई ऐसी यहाँ पर नहीं होगा और कोई कानून में कोई संशोधन नहीं होगा। और हमारे पास यहाँ पर जब आएगा उस पर हम स्पष्ट रूप से श्रमिकों के साथ, श्रमिकों के हित में। देखिए कौर जी, मैं जो बात कर रहा था वो बात सामने आ गई कि केंद्र सरकार इस पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार है। वो मानती है कि ये अभी गलत हो जाएगा। मनोज जी, मैं ये कहना चाहूंगी सुनील जी की मुझे सारी बातें तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा और हड़ताल नहीं होगी और केंद्र की सरकार दोबारा विचार करेगी, तो उनके सेंटेंस से ही समझ में आता है कि केंद्र सरकार भी वही संज्ञान ले रही थी, इसलिए राज्य सरकारों को शय थी और उन्होंने ये करना शुरू किया। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने ILO में कंप्लेंट की है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हिंदुस्तान के सिग्नेचर हैं और हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग ILO का फाउंडर मेंबर है। हम 1919 में ILO बनी, 1919 में इस देश के जो मजदूर नेता थे उसमें शामिल थे और 1920 में AITUC बन गई थी, तब ऑफिशियली शामिल थे। 1947 के बाद और राष्ट्रीय संगठन बने, वो सब शामिल थे। BMS भी उसमें हर साल सेशन में जाती है। तो ILO की कन्वेंशंस का जो रेटिफिकेशन है वो हमारे देश में अकॉर्डिंगली लॉ है, तो हमने वहां कंप्लेंट की है। और पूरी दुनिया में ये भद्द पिटी है हिंदुस्तान की कि जब 150 साल की लड़ाई के बाद सारी दुनिया ने मान लिया, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए श्रमिक से, तो अब जब इतनी ज्यादा बेकारी है तो आप शिफ्टें बढ़ा दीजिए ना। मजदूर के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ क्यों करेंगे? और अभी तो समझ में आ रहा है कि 27% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होने वाली है। अमरजीत कौर जी को बताना चाहूंगा, अमरजीत कौर जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो उनको संभवतः मेरी आवाज नहीं गई होगी उस समय कि एक विदेश की कंपनी 1997 में कंपनी खरीद लेते हैं और 2019 में जाकर के वो अपने जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट NOC मांगते हैं पोल्यूशन की। तो अगर देश के अंदर वायलेशन इतना भयंकर है, तो आपने जो बिगिनिंग में कहा कि 93% वर्कफोर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है और वो किसी भी लॉ से प्रोटेक्टेड नहीं है। अभी इनके ऊपर हमला हुआ है
वो है जो सुनील जी, जवाब। यूनिट्स है। ये तो अमरजीत कौर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी। देश में आप आईएलओ की जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी तो भारत में निर्णय नहीं हुआ। भारत सरकार का मैंने अभी व्यू बताया, अभी संतोष गंगवार जी की मीटिंग का मैंने इस डिबेट में हवाला भी दिया। मेरी अभी 3 दिन पहले ही वार्ता हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, मैं आपको रोकने की बात नहीं कर रहा, आप जा सकते हैं कहीं भी। लेकिन अभी भारत सरकार ने कोई किसी प्रकार का भी ऐसा संशोधन करने के लिए किसी प्रकार के कानून में बदलाव की बात नहीं है। अभी तो राज्यों में भी नहीं हुई है। राज्यों की स्थिति मैंने स्पष्ट की है आपसे, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो 8 घंटे, जो 12 घंटे की आप बात कर रहे थे, 12 घंटे उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले निर्णय ये किया है कि 12 घंटे के स्थान पर हम 8 घंटे ही ड्यूटी देंगे। ये भी अध्यादेश में परिवर्तन हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम श्रमिकों के हित की सरकार हमारी है, और श्रमिकों के अहित में हम कभी सोच नहीं सकते। ये दत्तोपंत ठेकड़ी जी आपकी सरकार ने वो वापस लिया जब कोर्ट में केस चला गया यूपी में 8 से 12 घंटे का, और 15 मई को आपकी सरकार ने वापस लिया क्योंकि 18 मई को कोर्ट में डेट थी, और इसलिए 8 से 12 घंटे कानून में परिवर्तित करके करना गलत है। फैक्ट्री एक्ट के विदिन आपको ओवर टाइम 12 घंटे तक लेने की इजाजत है। उसकी कुछ शर्तें हैं, उसकी तनख्वाह के बारे में, छुट्टी के बारे में, और डबल पेमेंट देनी पड़ती है। तो वो तो वैसे भी इमरजेंसी में इस्तेमाल हो सकता था कानून। इसलिए आपसे मैं ये कहूंगी, जो आप कह रहे हैं, प्लीज यूपी सरकार को कहिए ऑर्डिनेंस वापस मंगा ले। सुनील जी, देखिए कितनी बड़ी बात अमरजीत कौर जी कर रही हैं कि अगर ये ऑर्डिनेंस वापस हो जाता है श्रमिकों के पक्ष में, तो वो आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। ये बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे भारत के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जी, लेबर्स यूनियंस हैं, हमारा भारतीय मजदूर संघ भी है, हम कहना चाहेंगे कि हम श्रमिकों वो भी विरोध में है, कोई कदम नहीं देंगे, कोई ये कदम नहीं उठने देंगे। हम निश्चित रूप से आपको वादा करते हैं मनोज जी, हम आपके चैनल से पूरे देश को बताना चाहेंगे कि हम जो भी सोचते हैं वो श्रमिकों के हित में सोचते हैं, और श्रमिकों के उत्थान में ही सोचना हमारा लक्ष्य है। चलिए, बड़ा सवाल है। आज की चर्चा बड़ी सार्थक हुई, क्योंकि सुनील भराला साहब खुद कह रहे हैं कि हम जो भी सोचते हैं श्रमिकों के पक्ष में सोचते हैं। अमरजीत कौर जी का ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो श्रमिकों के खिलाफ हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो इस बात को गंभीरता से देख रहे हैं, और जैसा कि खुद अमरजीत कौर जी ने कहा है कि भारत को जिस तरीके से श्रमिकों को लेकर कानून बदले जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी आलोचना हो रही है। लेकिन इन सबके बीच केंद्र सरकार बहुत कुछ सोच रहा है। क्या बहुत जल्द केंद्र सरकार इन बातों को लेकर कोई एडवाइजरी जारी करने वाला है? क्या बहुत जल्द केंद्र सरकार इन बातों को लेकर, जितने भी बदलाव किए गए राज्यों में श्रमिक कानून को लेकर, क्या उन पर कोई फैसला लेने वाला है? और जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास लंबित हैं, क्या राष्ट्रपति उन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले हैं? सबको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कौर जी का, शुक्रिया सुनील जी का, जो इस पूरी परिचर्चा में मेरे साथ शामिल रहे। फिलहाल एडिटर चॉइस में मनोज मनु को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।